तो बच्चों आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो एनसीईआरटी क्लास 10th का दूसरा नहीं तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो हम तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें आने वाला सबसे पहले इसमें आने वाले सभी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर के सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे, कौन सा डेफिनेशन है, क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, उसके अनुसार हम अपने प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे, फिर प्रश्नावली क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस प्रकार हम पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम ही क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो हमको पता है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते थे? तो रैखिक बहुपद हमने बताया था आपको कि ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, एक हो। मतलब बहुपद की घात एक हो। बहुपद की घात से क्या तात्पर्य है? बहुपद की घात से यह तात्पर्य है कि बहुपद में आए हुए सभी चर राशियों में जो ऐसा चर राशि जिसका घात सबसे अधिकतम हो और वह अधिकतम घात क्या हो, एक हो। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें आए हुए चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, एक हो। उस प्रकार के बहुपद को हमने क्या बताया था, रैखिक बहुपद। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई भी चर राशि है, जैसे यक्स के रूप में कोई चर राशि है, तो 5x + 7 हो गया, 3y + 9 हो गया। ठीक है, तो ये सब दिया है, यह क्या है, एक रैखिक बहुपद है। और हमने बताया था आपको किसी भी बहुपद को हम समीकरण में बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं? अगर इसको इक्वल साइन के साथ कंपेयर कर दें, मतलब इक्वल लगाकर 0 या 5 या जो भी हमारा यहाँ पर वैल्यू आ रहा है उसको लिख दे। मतलब हमको क्या करना है, इक्वल का अगर साइन लगा तो यह क्या बन जाएगा, एक प्रकार का समीकरण बन जाएगा। इक्वल टू जीरो यह क्या हो गया, एक प्रकार का समीकरण हो गया। और कैसा समीकरण हो गया? हालांकि यह था रैखिक बहुपद, इसलिए इससे बनने वाला समीकरण क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो हम रैखिक समीकरण को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे जिसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, एक हो। मतलब दिए गए चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, एक हो। तो वे समीकरण जिनमें आए हुए चर राशि का अधिकतम घात एक, तो इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हालांकि इसका डेफिनेशन कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन हमने आपके जानकारी के लिए बता दिया कि रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो ऐसे समीकरण जिसमें आए हुए चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, एक हो। हालांकि इस शब्द से ही हमें समझ लेना चाहिए कि रैखिक का मीनिंग क्या होता है। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो यह होता है लीनियर, और समीकरण का इंग्लिश होता है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर शब्द ही ऐसा शब्द है जिसका अर्थ निकलता है कि एक लीनियर मतलब एक तल में चलने वाला। मतलब अगर लीनियर बोला जाए तो कोई स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, ऐसे चर राशि से बनेगा जिसका घात क्या हो, एक हो। ठीक है, तो इसके शब्द में ही यह छिपा हुआ है कि जो आया हुआ चर राशि है उसका अधिकतम घात क्या है, एक है। तो इस प्रकार की हम समीकरण को क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। तो हमने रैखिक समीकरण को समझ लिया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, और हमारे चैप्टर में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम
अब तक हमने देखा एक चर वाले रैखिक समीकरण, अब इसी प्रकार हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यह हमारा जो यह क्या बोला था डेफिनेशन है वह क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम किस प्रकार परिभाषित करें कि हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को तो परिभाषित कर लिया, बस इसमें हमारा जुड़ा क्या है, दो चर, मतलब एक चर यहाँ पर है, एक चर अगर और इसमें जुड़ जाए तो वह क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किससे कहेंगे, तो हमने रैखिक समीकरण समझ लिया कि जिसमें आए हुए चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, एक हो। तो अब इसी में ऐसे समीकरण होंगे जिसमें क्या हो, सबसे पहले क्या हो, दो चर, यहाँ पर दिया हुआ है दो चर, तो सबसे पहले इसी से हम डेफिनेशन समझते हैं। दो चर मतलब दो चर राशियां अलग अलग, मान लीजिए x और y हो गए। फिर यहाँ पर दिया है रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का अर्थ क्या होगा, अधिकतम घात क्या हो, एक हो। ठीक है, अधिकतम घात एक हो। तो अब इन्हीं दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं दोनों को मिलाकर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा होना चाहिए दो चर राशियां, तो x और y मान लीजिए हमने दो चर राशियां ले ली हैं। अब इसकी अधिकतम घात क्या हो, एक हो, तो अधिकतम घात एक है। अब इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसके बाद से क्या हो, इसके बीच में कोई भी चिन्ह हो, मतलब इनको किसी तरह से जोड़ा गया हो या घटाया गया हो, जो भी किया गया हो। ठीक है, और मान लीजिए इसके गुणांक भी कुछ भी हो सकते हैं, गुणांक को इसमें कोई नियम के अनुसार नहीं बांधा गया है, आप कोई कुछ भी गुणांक ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम लिखते हैं 5x + 7y = 0, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसमें देखिए एक चर दो चर हो गए, यहाँ पर दो चर हो गए, और यह एक प्रकार का समीकरण है जिसमें आए हुए चर राशि का अधिकतम घात क्या है, एक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन इसका क्या होता है, डेफिनेशन होता है वे समीकरण जिनको, या कह सकते हैं जिसको ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सके उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यह जो दिया हुआ है यह हमारा व्यापक रूप है, मतलब क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन है। ठीक है, इसी के अनुसार हम किसी भी चर राशि किसी भी दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को लिखेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पर देखिए, जहां इसके आगे हम लिखेंगे जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अगर हमारे पेपर में आता है तो यह हमें लिखना मस्ट भी है, जरूरी है, एकदम जरूरी है, हमें लिखना होगा। और क्या हो, ए एंड बी दोनों शून्य ना हो। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं a² + b² ≠ 0। ठीक है, यह हमें लिखना पड़ेगा, यह हमें बताना पड़ेगा कि ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं जहां ए और बी दो शून्यक नहीं होंगे, दोनों इस इक्वेशन के शून्यक नहीं है। ठीक है,
तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण को डिफाइन करेगा। अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे हम a और b की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5a प्लस 3b, 5x प्लस 3y, हमें a और b की जगह पे लेना है ना, तो 5a की जगह पर हम 5 ले लिए, यह भी एक वास्तविक संख्या, और 3 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो 5x प्लस 3y प्लस c की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, 7 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, यह हमारा एक दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो हमने समझ लिया दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो जनरली हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं वह क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को, मतलब सरल रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं, सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं ज्यामितीय रूप में। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका ज्यामितीय अर्थ। तो देखते हैं हमारा टॉपिक, हाँ, ज्यामितीय दृष्टि से रैखिक समीकरण का अर्थ। ठीक है, ज्यामितीय ठीक है, हम ये देखते हैं ज्यामितीय दृष्टि से रैखिक समीकरण का अर्थ। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है, ज्यामितीय दृष्टि से क्या रैखिक समीकरण का क्या अर्थ है। तो हमने पहले ही बताया कि जो रैखिक समीकरण है एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये देखिए जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वह क्या होते हैं, मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, यह एक स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें कहे कि इसका ज्यामितीय अर्थ बताइए, तो सबसे पहले यह क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका ज्यामितीय अर्थ ही होता है कि कोई भी रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को दर्शाता है। मतलब अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमें क्या होगा, अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। ठीक है, या ऐसे प्राप्त हो या ऐसे प्राप्त हो, लेकिन हमें क्या प्राप्त होगा, वह तो समीकरण के अनुसार प्राप्त होगा, जिस प्रकार भी प्राप्त हो, लेकिन हमें क्या प्राप्त होगा, एक रेखा प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ज्यामितीय अर्थ इसका यही होता है कि प्रत्येक रैखिक समीकरण एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सरल रेखा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रत्येक रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं, और इसका ज्यामितीय अर्थ और क्या होता है, और इसका ज्यामितीय अर्थ है कि जो इसको संतुष्ट करते हैं, x और y की जो मान संतुष्ट करते हैं वह मान क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन पर ही स्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम सॉल्यूशन निकालें, जो यह आपका दिया हुआ वैल्यू है, इसे मतलब यह जो दिया हुआ रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसे हम अन्य रूप में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, यह लिख सकते हैं। अब देखिए x और y के ऐसे वैल्यू जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को बराबर कर दें, वे क्या होंगे, इस इक्वेशन के वैल्यू होंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में दिए गए चर राशि x और y के क्या होंगे, मान होंगे। तो मान लीजिए अगर हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है, तो ये अगर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 5। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यह हमारा क्या किया, यह जो x और y का वैल्यू है, मतलब 1, 1, वह क्या किया, वह इस समीकरण को क्या किया, संतुष्ट कर दिया। ठीक है, वह दिए गए इस समीकरण को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। ठीक है,
तो अब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या निकलेगा? ज्यामितीय अर्थ यह निकलेगा कि इस दिए गए इक्वेशन से, रैखिक समीकरण से जो हमारा ग्राफ खींचने पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो उस स्ट्रेट लाइन पर यह दिया गया वैल्यू जो x और y का हम रखे हैं, मतलब 1 और 1, वह क्या होगा? वह उस दिए गए स्ट्रेट लाइन पर ही स्थित होगा। मतलब इसका ज्यामितीय अर्थ, दो ज्यामितीय अर्थ बनता है। तो हम इसे ज्यामितीय अर्थ को लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में और लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहला हमने अर्थ क्या समझा था? सबसे पहला अर्थ हमने समझा था कि प्रत्येक रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। ठीक है। और दूसरा अर्थ क्या हुआ कि दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा हमने देखा है कि जो रैखिक समीकरण का हल होगा, मतलब जो रैखिक समीकरण में आए हुए चर राशि का वैल्यू होगा, वह उससे प्राप्त, उस रैखिक समीकरण से प्राप्त सरल रेखा पर ही स्थित होगा। ठीक है। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे कि इसे हम लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण में आए हुए चर राशि के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर दें, वे मान दिए गए रैखिक समीकरण से प्राप्त सरल रेखा पर स्थित होगा। ठीक है। मतलब उससे जो मान हमें प्राप्त होगा वह दिए गए जो रैखिक समीकरण होगा उससे प्राप्त सरल रेखा पर ही उसका वैल्यू क्या होगा? प्रदर्शित होगा, मतलब उसी पर स्थित होगा। उसी सरल रेखा पर जो इसका वैल्यू आ रहा है, मतलब जो समीकरण को संतुष्ट कर दे रहा है, वह क्या होगा? उसी सरल रेखा पर स्थित होगा। यही इसका दूसरा ज्यामितीय अर्थ है। ठीक है। तो हमने ज्यामितीय अर्थ भी देख लिया। सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले हमने देखा रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर हमने देखा दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर इसका ज्यामितीय अर्थ हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो रैखिक समीकरणों का युग्म किसे कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे दो चर राशि वाले समीकरण का युग्म। ठीक है। अब हम यह देखेंगे। तो जनरली इसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे? इसे हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि अगर कोई चर राशि, दो चर राशि दिए हुए हैं, अगर x और y दिया हुआ है, ठीक है, x और y दिया हुआ है,
इसी के ऐसे समीकरण, मतलब x और y के ही कोई अगर दो समीकरण एक साथ दिए हुए, जैसे मान लीजिए 5x + 7y = 3, और पहला समीकरण ये दिया हो और दूसरा समीकरण क्या हुआ, क्या दिया हो 3x + 4y = 9, ठीक है। तो यह दोनों समीकरण क्या कहलाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएंगे। युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है, दो जो जोड़े में आए, ठीक है, मतलब, और उसे कहेंगे कब, युग्म कहेंगे कब, जब यह चर राशि जो दिया हुआ चर राशि हो सेम हो, मतलब इसमें भी चर राशि x और y हो और इसमें भी चर राशि x और y हो, तो इसी को ही हम कहेंगे दो चर राशि वाले दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा, ठीक है। तो हमने रैखिक समीकरण का युग्म भी देख लिया। अब कोई अगर दो चर राशि का रैखिक समीकरण दिया हो, उसे हम किस प्रकार प्लॉट करेंगे, ठीक है, इसको हम देखेंगे। किस प्रकार हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, किस प्रकार हम स्ट्रेट लाइन प्राप्त करेंगे, यह हम देखेंगे, जिसकी मदद से हम अपने अगले प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे अगले प्रश्नावली में यही है कि हमें कोई स्टेटमेंट दिया होगा जिसको हमें पढ़ करके क्या करना होगा, पढ़ करके उससे सबसे पहले हमें रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना होगा, उस समीकरण को ग्राफीय विधि से दर्शाना होगा, ठीक है। ग्राफीय विधि से दर्शा कर यह दिखाना होगा कि वह क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और अगर दो समीकरण हमें प्राप्त होंगे तो वह दो रेखा को निरूपित करेगा, दो रेखा को दर्शाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक एग्जाम्पल लेकर हम उसको ग्राफीय विधि से प्रदर्शित कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं और एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं आपका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एनसीईआरटी का, और हालांकि क्वेश्चन यह दिया हुआ स्टेटमेंट के रूप में, हमें स्टेटमेंट को पढ़ करके सबसे पहले क्या बनाना है, स्टेटमेंट को पढ़ करके हमें बनाना है इक्वेशन, मतलब दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण बनाना है। फिर उसके बाद से हमें क्या करना है, उसी को ग्राफीय विधि से प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ एग्जाम्पल 2 है, उसमें स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ करके हमें इक्वेशन बनाना है। तो स्टेटमेंट को पढ़ करके हम इक्वेशन अपने प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, तो हम बताएंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले जनरली हमको क्या करना है, किसी भी रैखिक बहुपद को, दो चर वाले रैखिक बहुपद को हमें क्या, रैखिक समीकरण को हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण का हम एग्जाम्पल लेंगे, 2x + 3y = 9 है, ठीक है, और एक है 4x + 6y = 18। अब इसी दोनों को मिला करके हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम इसी एग्जाम्पल से सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करके देख लेते हैं कि जो इस रैखिक बहुपद से जो प्राप्त हो रहा है हमें ग्राफ में, जो हमें कर्व प्राप्त हो रहा है वह क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, या हम देख लें, ठीक है। कैसे देखेंगे, तो हमें सबसे पहले इसे प्रदर्शित करना होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले किसी एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पद में निकालना होगा। तो जैसे सबसे पहले इक्वेशन को हम समझते हैं, एक ही इक्वेशन से हम समझ लेंगे, तो एक ही इक्वेशन को हम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट हमारा यह होगा कि हमें सबसे पहले किसी भी चर राशि का, किसी एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पद में निकालना होगा। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं, 2x है तो x का मान हम निकालते हैं y के पद में। तो सबसे पहले
x का मान हम निकालेंगे y, या हम यूँ कह सकते हैं कि y का ही वैल्यू निकालते हैं, चाहे x का निकालिए या y का निकालिए, जिसका भी निकालिए आप। तो अगर हम x का निकालते हैं तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले हम y लेंगे और फिर क्या लेंगे x लेंगे, और इसको क्या करेंगे ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हालांकि हमें जगह चाहिए तो हम इसको किनारे से लिखते हैं y और x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स में हम लिख लेते हैं, जिसके अनुसार हम क्या करेंगे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम y की कोई एक वैल्यू लेकर चलते हैं। तो y की हम कोई एक वैल्यू लेकर चलते हैं, मान लीजिए हम y की वैल्यू ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 लेंगे तो इसमें 1 रखें, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम y की वैल्यू 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 9 में 6 3 और 3/2, तो यह क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2। फिर हम लेते हैं y की वैल्यू लेते हैं 3, तो y की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 3 जा 9 होगा, फिर 9 में से 9 जाएगा 0 अपॉन 2, तो यह हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हम क्या लेते हैं, फिर हम लेते हैं 4 ले लेते हैं, फिर 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 लेंगे तो 4 3 12, 12 में से 9 जाए 12 में से 9 जाए माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2। अब देखिए इतना ही रहने देते हैं, इतना वैल्यू सफिशियंट है हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जनरली हम ग्राफ पेपर लेंगे और फिर उसमें सबसे पहले हमें पैमाना मानना पड़ेगा कि किस प्रकार हम मान रहे हैं। तो देखिए हमने 1 2 3 4 ऐसे लिया है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू इस पर होगी और x की वैल्यू इस पर होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पैमाना मानना पड़ेगा कि y एक्सिस पे एक बड़ा खाना जो होता है, बड़ा खाना बराबर हमने क्या लिया है 1 यूनिट लिया है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या है, और इसमें देखिए 3 अपॉन 2 0 माइनस 3 अपॉन 2, इसी के अनुसार हमें यह जो वैल्यू प्राप्त होगा इसी के अनुसार हम क्या करते हैं पैमाने को मानते हैं, ताकि हमारा यह वैल्यू जो है इजीली आ जाए। तो इस x एक्सिस पर भी हम क्या ले लेते हैं, एक बड़े खाने बराबर हम ले लेते हैं कि हमारा एक बड़ा खाना बराबर 1 है। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करें, इसमें दर्शाएं इस दिए गए पॉइंट को। तो जब अब हम दर्शाते हैं किस प्रकार दर्शाएंगे, जब y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 कहाँ है यहाँ पर है, तो x की वैल्यू क्या है 3 है, मतलब जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 3 है, तो कहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट हमारा प्राप्त होगा यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है, जब y की वैल्यू 2 हो रही है तो x की वैल्यू 3 अपॉन 2 है। 3 अपॉन 2 मतलब क्या होगा, 3 अपॉन 2 मतलब होता है 1.5। ठीक है, 1.5 मतलब 1 से थोड़ा सा अधिक और 2 से कम। तो 3 अपॉन 2 कब हो रही है, जब y की वैल्यू 2 हो रही है। तो y की वैल्यू 2 हुई और इसका बीच में आएगा 1.5, और 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा, एकदम बीच में होगा। तो यह क्या हो जाएगा, इसको यहाँ बढ़ाएंगे और यह क्या हो जाएगा, यह पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर हम देखेंगे y की वैल्यू जब 3 है तो x की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब y की वैल्यू जब 3 है तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, x की वैल्यू 0 इस पॉइंट पर है और y की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो यह पॉइंट क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 0 यहाँ पर और y की वैल्यू 3 यहाँ पर, तो यह हमारा ये पॉइंट प्राप्त हो गया। अब क्या है, x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू क्या है -3/2, तो इधर भी हम ग्राफ में हम पहले से ही लिख दिया, इसको क्या करेंगे दर्शा देंगे, यह माइनस हो जाएगा -1 -2 -3। तो 1 और 2 के बीच में 3/2 था। ठीक है, इसके बीच में 1.5 था, तो -1.5 किसके बीच में होगा,
-1 और -2 के बीच में। तो जब हमारा वैल्यू 4 हो रहा है, y का वैल्यू 4 हो रहा है, y एक्सिस पे y का वैल्यू 4 हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जा रही है, -3/2 मतलब -1.5। तो -1.5 कहाँ है, हमारा यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको सीधे ये है और ये है हमारा यहाँ, मतलब ये पॉइंट हमें प्राप्त हुआ। अब इसको अगर हम मिला दें, अब अगर देखिए इसको हम मिला दें आपस में, देखिए ये ऐसे प्राप्त हो रहा है। तो यह क्या प्राप्त हो रहा है, यह हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है, जो दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि कोई भी रैखिक समीकरण हो, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, वह हमेशा क्या करेगा, वह हमेशा ऐसे पॉइंट, वह हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करेगा। और इसमें यह जो वैल्यू है इस पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर जो पॉइंट हमने प्राप्त किया, इसका वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3/2 और कामा 2। यह क्या होगा, इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा। और यह अगर वैल्यू इसमें हम रखें तो यह भी 0, इसको क्या करेगा, इस समीकरण क्या करेगा, दोनों को संतुष्ट कर देगा। ठीक है, दोनों को क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा। जैसे अगर हम इस वैल्यू को रख कर ही देख लें, तो अगर यह 3/2 है, तो हम इसको अगर रखते हैं, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3/2 है, मतलब 2 इंटू एक्स की जगह हम 3/2 रख दें, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या है, 2 है, इक्वल टू 9 है इधर। तो अब देखिए 2 से 2 खत्म, 3 + 6 इक्वल टू 9, इधर भी 9 इधर भी 9। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि वह x और y के लिए सभी वैल्यू जो क्या करें, इस समीकरण को संतुष्ट कर दें, वह क्या होंगे, इस रेखा पर ही स्थित होंगे। देखिए यहाँ पर इस रेखा पर ही यह क्या है, पॉइंट स्थित है। ठीक है, तो हमारे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका ज्यामितीय अर्थ भी हमने यही बताया था कि अगर कोई भी रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो उसमें x और y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, वह उस समीकरण से प्राप्त सरल रेखा पर स्थित होगा। वे मान उस सरल रेखा पर ही स्थित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्नावली को, जो प्रश्नावली आने वाला है, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, उसमें जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसके अनुसार हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ग्राफीय रूप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में अपने देखेंगे, अपने अगले वीडियो में अपने अगले प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए धन्यवाद।